स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। और आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें। मैंने संघ शब्द भी यूज किया है। आप सोचेंगे कि इसका नाम अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र है। बिल्कुल सही है, लेकिन गठन जब हुआ था तो इसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ ही था, लेकिन उसके चार्टर में एक संशोधन करके और वर्तमान में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र कर दिया गया है। इसको हम कई बार समाचार पत्रों में संक्षेप में सारा भी लिखा रहता है और यूएन भी लिखा रहता है, यूनाइटेड नेशन भी कहते हैं। तो अब इसकी आखिर जरूरत क्या पड़ी, इसमें हम इसकी जरूरत को भी देखेंगे, इसके अंगों के बारे में देखेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखिए, पूरी जानकारी इसकी हम देंगे। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए, अभी तीसरा तो नहीं हुआ। विश्व युद्ध मतलब कई राष्ट्र जब युद्ध में शामिल होते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो हम उसको विश्व युद्ध की संज्ञा देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक, और इसमें विश्व की बहुत अधिक आर्थिक माने जन धन हानि हुई थी। सभी राष्ट्रों को, इसमें भाग लेने वालों को, या नहीं भी लिया तो भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अगले 10 वर्षों तक आर्थिक मंदी भी आई थी, उस पर अलग से अपन पढ़ेंगे 1929 में अलग वीडियो बनाएंगे उस पर। तो जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सिद्धांतों के आधार पर एक शांति सम्मेलन हुआ और उसमें राष्ट्र संघ नामक एक संस्था अस्तित्व में आई, जिसका उद्देश्य था भविष्य में विश्व में युद्धों को रोकना। लेकिन उस संस्था का असफल रही। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में। 1939 से लेकर के 1944 तक 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और इसमें जो नुकसान हुआ वो प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक हुआ। नतीजा क्या हुआ? इस युद्ध के बाद एक लंदन घोषणा होती है। लंदन घोषणा में इस बात पर जोर दिया जाता है 14 जुलाई 1941 में। लंदन घोषणा में कुछ राष्ट्र शामिल होते हैं और वो इस बात पर जोर देते हैं कि अब विश्व में युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित होना चाहिए, सभी राष्ट्रों का विकास होना चाहिए, व्यापार में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। तो शांति की बात होती है और कहते हैं कि यहीं से इस संस्था का बीजारोपण हुआ। इसके बाद अटलांटिक चार्टर, इसका बहुत अधिक महत्व है। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को चर्चिल कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, और रूजवेल्ट, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। इनने अटलांटिक न्यूफाउंडलैंड अटलांटिक सागर में युद्धपोत के ऊपर कुछ शांति संबंधी प्रस्ताव रखी और एक अंतरराष्ट्रीय संस्था शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में युद्धों को रोकने के लिए, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक संस्था के स्थापना की बात कही। इसके बाद एक के बाद एक कई सम्मेलन हुए, कई राष्ट्रों ने भाग लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को का जो सम्मेलन था वो अप्रैल जून में हुआ 1945 में, और इस सम्मेलन में 50 राष्ट्रों ने भाग लिया। बाद में इसमें एक राष्ट्र और शामिल हुआ, बाद में उसने हस्ताक्षर किए चार्टर पर, वो था पोलैंड। कभी कभी पूछते हैं इस तरह का प्रश्न कि कौन बाद में शामिल हुआ, तो एक पोलैंड शामिल हुआ था। तो कुल हो गए 51 राष्ट्र। तो कई जगह लिखा रहता है किताबों में 50 राष्ट्र और कई जगह 51 भी। तो 51 इस तरह से हुए कि 50 पहले उस दिन शामिल हुए थे, हस्ताक्षर किए, और बाद में इसमें एक राष्ट्र और सम्मिलित हुआ। तो इसके आधार पर एक संस्था 24 अक्टूबर 1945 को एक संस्था अस्तित्व में आई और उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ।
वर्तमान में इसका नाम संयुक्त राष्ट्र है। तो 24 अक्टूबर 1945 को यह संस्था अस्तित्व में आई और तभी से 24 अक्टूबर का जो दिन है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां तक की बात हो गई कि किस तरह से यह संस्था अस्तित्व में आई और भारत इसमें प्रारंभ से ही शामिल हुआ। जो सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन हुआ था उसके बाद भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का में सदस्य भी बना और उसका जो चार्टर था उस समय 3 लोग सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में शामिल हुए थे और उस पर जो हस्ताक्षर किए थे, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो किए थे रामास्वामी मुदलियार ने। ये याद रखेंगे आप, रामास्वामी मुदलियार, इन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। मैं लास्ट में वीडियो पूरा होने के बाद निष्कर्ष रूप में कुछ स्मरणीय तथ्य दे दूंगा, वो जरूर आप याद रखेंगे। पहले इसको हम समझ लें। तो भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? रामास्वामी मुदलियार। अब इसका अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर है। चार्टर क्या कहेंगे? चार्टर का मतलब हुआ संविधान, और ये जो संविधान है इसमें 131 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। ये भी याद, इसमें जो तथ्य बता रहा हूं ये सारे स्मरणीय हैं, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसी नहीं जिसमें इससे प्रश्न ना पूछे जाते हो। तो एक एक प्रश्न चीज आप याद रखेंगे। तो इसमें धाराएं कितनी है? 131 और 19 क्या है? अध्याय। चार्टर क्या है? इसका संविधान है। किसका? संयुक्त राष्ट्र का। अब हम प्रश्न इसमें यह आता है कि इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम देखें। इसके उद्देश्य चार्टर में भी दिए गए हैं। पहला उद्देश्य तो हम यही समझ लें कि भविष्य में विश्व को युद्धों से बचाना, रोकना। इसमें कहा गया है कि कोई राष्ट्र किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्रों को सहयोग देगा, दूसरे जो राष्ट्र हैं उनको युद्ध की विभीषिका से बचाएगा। तो इस तरह के इसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसकी सदस्यता कैसे ले सकते हैं। कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में सदस्य अगर बनना चाहता है तो इसकी सदस्यता कैसे लेंगे? तो इसकी सदस्यता के 2 तरीके हैं। एक तो इसके प्रारंभिक सदस्य हैं। कैसे सदस्य हैं वो? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक सदस्य कौन से होंगे? प्रारंभिक सदस्य वो हैं जिन्होंने शुरू में चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो तो प्रारंभिक सदस्य है ही इसके। दूसरे लोग कैसे सदस्य बन सकते हैं उस समय जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए? वो क्या करेंगे? आवेदन देंगे और उस आवेदन पर महासभा और सुरक्षा परिषद, जो कि इसके अंग है महत्वपूर्ण, जिनकी हम चर्चा आगे चल करके करेंगे, वो दोनों अगर स्वीकृति दे तो किसी राष्ट्र को इसकी सदस्यता मिल सकती है। सदस्यता के लिए जरूरी है कि वो राष्ट्र शांति प्रिय हो। वो संयुक्त राष्ट्र के जो सिद्धांत है कि इसके सिद्धांत क्या है कि हम किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, सबकी सीमाओं की, एक दूसरे की सीमाओं का हम सम्मान करेंगे, एक दूसरे को हम परस्पर सहयोग करेंगे, एक दूसरे के सांस्कृतिक साहित्यिक भी सहयोग करेंगे। तो इस तरह के जो उसके सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में कोई राष्ट्र विश्वास करता हो, उसका रिकॉर्ड अच्छा हो, तो उसको सदस्यता दी जा सकती है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, आवेदन देकर के वो शामिल हो सकता है। तो पहले तो क्या हो गए? प्रारंभिक, और दूसरे प्रकार के हो गए आवेदन दे करके इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इसके वर्तमान में अगर आप देखें कि कुल सदस्य कितने हैं, तो इसके वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं। कितने? 193। 193 सदस्य इसके अभी फिलहाल है। तो 193 वाला जो राष्ट्र है वो है दक्षिण सूडान। ये भी याद रखने की बात है। इसका जो मुख्यालय है
वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में, अमेरिका में न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। एक विशाल बिल्डिंग है जो दान में मिली हुई है और वहां पर इसका मुख्यालय है। अगर हम इसकी बात करें, इसके ध्वज की, तो इसका जो ध्वज है वो हल्की नीली पृष्ठभूमि वाला, देखिए आप चित्र नजर आ रहा है, हल्की नीली पृष्ठभूमि वाला श्वेत रंग से राष्ट्रसंघ का प्रतीक बना हुआ है। अब आप पूछेंगे राष्ट्रसंघ का प्रतीक क्या है, तो प्रतीक किस तरह का है इसका कि दो जैतून की बालियां हैं, कुछ वक्राकार, इस तरह से वक्राकार बालियां हैं जो ऊपर की तरफ खुली हुई है और बीच में विश्व का मानचित्र है। ये क्या हुआ इसका प्रतीक, और एक हुआ इसका ध्वज। तो जो ध्वज था वो अंगीकृत कब किया गया, वो 25 अप्रैल 1945 को इसका ध्वज अंगीकृत किया गया और प्रतीक जो है वो 24 अक्टूबर 1947 को। तो हम कह सकते हैं कि जो ध्वज है वो 25 अप्रैल 1945 और प्रतीक 1947 में। तो इस तरह से इसका ध्वज और प्रतीक है। अगर हम इसकी भाषाओं की बात करें कि इसमें कौन कौन सी भाषाओं में काम होता है, कौन कौन सी भाषाएं प्रचलन में है, तो यहां आप देखिए कि इसमें अंग्रेजी, एक भाषा इसमें अंग्रेजी है, दूसरी इसमें स्पेनिश है, स्पेन की, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है और रूसी भाषा है। ये इसमें भाषाएं इस संयुक्त राष्ट्र की है। लेकिन कार्यकारी जो भाषाएं हैं वो केवल दो ही है। कौन सी? केवल इसमें अंग्रेजी और फ्रेंच, इन दो भाषाओं में ही काम होता है, फ्रेंच और अंग्रेजी। ये इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसकी कार्यकारी भाषाएं कौन सी है, तो केवल दो भाषाएं इसकी कार्यकारी भाषाएं मानी जाती है। कौन कौन सी? फ्रेंच और अंग्रेजी, ये दो भाषाओं में इसमें काम होता है। अब इसके हम अंगों की बात करेंगे और उन अंगों का क्या काम है इस पर अपन जानकारी लेते हैं।